अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। और आज के दिन एक रिमाइंडर आपको मैं खुसूसी तौर पर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खास एहतमाम कीजिएगा और जब दुआ मांगे तो पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी खास दुआओं में याद जरूर रखिएगा। आज के दिन की अच्छी बात एक और भी अली, वो ये है कि मौसम तब्दील हुआ महसूस हो रहा है। अगर मैं लाहौर की पहले बात कर लूं तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी और मुझे वाकई फर्क लग रहा था कि अब मौसम अपनी तब्दीली की तरफ जा रहा है। अक्टूबर की जो पहली ठंडी हवाएं फाइनली हमें अब महसूस होना, वरना हमें जून महसूस हो रहा था, अक्टूबर मिड तक भी, अभी सॉरी सितंबर तक, सितंबर के एंड तक भी, और अभी अक्टूबर के आगाज में भी कल तक भी कुछ मौसम ऐसा ही शदीद गर्म था। लेकिन आज सुबह तब्दीली नजर आई और मुख्तलिफ शहरों में जी सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई है। जुड़वा शहरों की बात करें तो तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई और इस्लामाबाद में तेज बारिश के साथ साथ चंद मकामात पर ओले भी बरसे हैं। और इसके अलावा रात गए जिला बाजोड़, मालाकंड और सवात के इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश और यालाबारी हुई है। और महकमे मौसमियात ने आज मरी, गलियात, जहलम, गुजरावाला और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। और इसके अलावा सिंध की भी अगर बात करें तो वहाँ ऑलरेडी बारिशों का एक स्पेल आया हुआ है और वहाँ बारिशें हो रही हैं। मजीद बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने तो अपडेट किया है कि ये बारिशें होंगी। हम अली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बारिशें अब तब्दीली का बाइस बने वेदर में फाइनली, क्योंकि अब दरियाओं में जो है वो पानी की सतह कम हो चुकी है, तो इन बारिशों को अब एंजॉय करने का वक्त है। आप एंजॉय कीजिए, मौसम बहुत खुशगवार है। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिए आपके गजा के बहन भाइयों को भी, जिनकी अब बात करते हैं, उनके लिए जो इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के जहाज़ों पर इसराइली फ़ौज के कब्जे की बात करते हैं, जहां इसराइली फ़ौज ने स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं। इसराइली फोर्सेज ने कश्तियों के मवासलाती निज़ाम, बराह रास्त वीडियो नशरियात को जाम कर दिया और इसराइली वजारत ख़ारजा के मुताबिक फ्लोटेला में मौजूद तमाम कश्तियों पर इसराइली फ़ौज ने कब्जा कर लिया है और तमाम अफराद को इसराइल से यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। उधर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल एक कश्ती गजा की जानिब रवाना है और इसराइली फ़ौज ने 44 में से 43 इमदादी कश्तियाँ कब्जे में ले ली हैं। इसराइली वजारत ख़ारजा का कहना है कि फ्लोटेला की सिर्फ एक कश्ती है जो काफ़ी फासले पर मौजूद है और वो कश्ती अगर करीब आई तो उसे भी रोक लिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत और तमाम कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा, फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब हमास ने फ्लोटेला पर इसराइली धावे की मज़म्मत की है और फ्लोटेला को रोकने और कारकुनों को गिरफ्तार करने को जो है कज़ाकी और दहशतगर्दी करार दिया है। तुर्की और कतर और फ़लस्तीन समेत दीगर ममालिक ने इसराइली हमले की मज़म्मत की है। बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया ने फ्लोटेला के खिलाफ इसराइली इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि अगर कोलंबिया की बात करें तो उन्होंने इसराइली सिफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया है। स्पेन और बेल्जियम ने भी इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया है। तो ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल गजा की। और इसके अलावा अगर गजा की बात करते हैं तो हमें अपने कश्मीरी भाई भी याद हैं। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन वहाँ चल रही है, इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है जी आज़ाद कश्मीर। पिछले 5 दिन से शटर डाउन हड़ताल जारी है। अवामी एक्शन कमेटी की बात करें तो उनसे एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और मुजाहिरीन और पुलिस इस वक्त हमें आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मुजाहिरों में शामिल शर पसंदों की जो फायरिंग है उससे पुलिस एहलकारों समेत अब तक 9 अफराद जाँ बाक हुए हैं और 220 से ज्यादा अफराद अभी तक जख्मी हो चुके हैं, ये इत्तलात हैं। और आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दे रही है, मगर मुजाहिरीन बज़िद हैं कि पहले उनके मुतालिबात तस्लीम किए जाएं और फिर ही मुज़ाकरात होंगे। और आज़ाद कश्मीर की जो कशीदा सूरत हाल है उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस लिया और नाखुशगवार वाक़यात पर उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शफाफ तहकीकात की जाएं। वज़ीर आज़म ने ये मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए आला सतह की वफाकी जो कमेटी है वो भी बना दी है, जो मुजफ्फराबाद पहुंची। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए और एहसन इकबाल ने यह कहा कि दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अमीर मकाम बोले कि बहुत से मामलात में इत्तेफाक राय पाया जाता है और कमर जमान कायरा ने यह कहा कि हम अपने साथियों के जायज़ मुतालिबात पर उनके साथ हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत मुहिब्बे वतन है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के अवाम ने मसला कश्मीर के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और कोई इस ताल्लुक़ को कमज़ोर नहीं कर सकता। जो हमारे इलाके की खित्ते की सूरत हाल है
और जो इस वक्त आलमी पस मंज़र है उसे पेश नज़र रखना चाहिए। हर पाकिस्तानी शहरी, हर आज़ाद कश्मीर का शहरी हमारा अजीज़ बाशिंदा है। किसी का खैर और फ़ायदा नहीं है एहतजाज में इसमें, और अभी तक जो नुकसानात हुए इस पर हम सबको दुख और अफसोस। अच्छी उन्होंने जो बातें की और हमने की, अच्छी माहौल में बातचीत हुई और फिर उनका ये ख्याल था कि हम अपने दूसरे साथियों से जाके उनके सामने रख देंगे और फिर आपको जवाब देंगे। बाहमी अफ़हाम तफ़हीम से जो उनके जेन्युइन इशूज़ है वो रिज़ॉल्व हो जाए, आपस में बैठ जाए और मज़ीद कश्मीर की ये सारी लॉकडाउन और लोगों की तकलीफ ख़त्म हो जाए। जो हमारे साथी अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, पहले भी उनसे यही मुज़ाकरात हुए कि हम उनके तमाम जायज़ हकूक़ के ऊपर उनके साथ हैं। हकूक़ के लिए लड़ाई है, हकूक़ मिलेंगे। जो डायलॉग से मिल जाए वो लड़के नहीं लेना चाहिए। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। गुफ्तगू आपने सुनी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कायम हुकूमती कमेटी का खैर मकदम किया है और साबिक चीफ जस्टिस, सहाफ़ियों और रहनुमाओं ने अवामी एक्शन कमेटी से अपील की है कि वो गैर मशरूत और मुस्बत मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें। उधर मुजाहिरीन की आड़ में इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा, जिस पर सहाफ़ी तंजीमों ने पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है और इस पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद अब वतन वापस लौट आए हैं। इसके साथ हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। शौकत पराचा सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शौकत साहब, थैंक यू मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं? जी थैंक यू सो मच जी, अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहले हम गज़ा की बात करते हैं। हमने देखा है कि वहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ हैं अमल में आती चली जा रही हैं और उसके साथ साथ जो इमदादी सामान है उसको भी रोक लिया गया है। सिर्फ एक कश्ती बताई जा रही है जो अभी कुछ फासले पर है और उसका भी बताया जा रहा है कि उसे पहुँचने नहीं दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? ओवरऑल जो पिक्चर है वो तो बहुत ग्लूमी है। यानी ये तो एक इसका एस्पेक्ट है, ये फ्लोटेला गया, समुद्र फ्लोटेला, लेकिन जो गजा की सूरत हाल है रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पर बमबारी है, इसराइल की बर्बरियत है और आज भी जो है वो कोई 77 के करीब जो गजा के लोग हैं वो शहीद हुए। तो 60 से 70 हजार इंसान रुकमा अजल बन गए और ऊपर से इसराइल ने ब्लॉकेड लगा दिया, यानी मुआसरा कर लिया। कोई गिज़ा अंदर नहीं जा सकती, कोई पानी नहीं जा सकता। ये फ्लोटेला तो एक एफर्ट है और बड़ी हिम्मत है, ये एक आलमी रद्द-ए-अमल है और इसी से अंदाजा लगाएं कि इस फ्लोटेला में किसी एक नेशनलिटी के या किसी एक रीजन के लोग नहीं है। दुनिया भर से इंसान जो है वो पहुंचने के लिए तैयार हैं। एक सिंबॉलिक जो है वो चीज आई है और इसी वजह से नेतन्याहू पे या इसराइल पे जो प्रेशर माउंट हुआ शुरू से ही वो प्रेशर अभी मेंटेन किया हुआ है। उसके साथ साथ ये जो डेवलपमेंट हुई न्यूयॉर्क में, जिसमें वाशिंगटन में, जिसमें सदर ट्रंप ने वो पीस प्लान अनफोल्ड किया, अब तो सारी नजरें उसमें है कि किस तरह से उस प्लान के नतीजे में, जिसको थोड़ी बहुत रिजर्वेशन के साथ तकरीबन सब मान रहे हैं। मैंने कल रूस का बयान भी देखा, मैंने चाइना का साहब, उस पर हमास ने तो जाहिर किया है, उसकी कुछ शिकों में तरमीम का मुतालबा हमास की जानिब से किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, एक जानिब ये जो अमन माहिदा है इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब इसराइल तो बाज नहीं आ रहा, वो तो एक भी दिन नहीं रुका है अपनी जारियत से, जो एक तो गजा में जारी है और उसके अलावा ये जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला है इसके जो लोग थे उन सबको यरगमाल बना लिया गया और बताया जा रहा है कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में आपको नजर आ रहा है कि जो अमन मुआहिदा है ये कामयाब हो सकेगा? बिल्कुल। इसमें शौकत साहब मैं ऐड करता चलूं, जो हमास की जानिब से कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि वो गैर मुसल्लह नहीं होंगे, जो है हथियार नहीं छोड़ेंगे। इस शिक पर वो बार बार जो है जिसे कहते हैं कि बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको बदला जाए। जब आप नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें ये हर्डल्स भी आती हैं और इस तरह का थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। ये ओवर द नाइट तो ये मुआहदे की बात या इस तरह की नहीं हुई, इसमें पहले पूरा डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड, मुज़ाकरात होते रहे, मुलाकातें होती रही और उसमें फिर वो फाइनल मोमेंट आया जब 8 मुस्लिम ममालिक की क़यादत ने सदर ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क में मुलाकात की। उसमें मोर और लेस ये चीजें फाइनल हो गई थी। अब जहां तक हमास को राजी करने या हमास के
जो एतराज़ात हैं उनको इंसर्ट करने की बात है, उसमें दो चीजें हैं। नंबर 1 के बहुत सारे इन 8 ममालिक में 2-3 तो ऐसे ममालिक हैं जो कि बिल्कुल बराह रास्त हमास के साथ बातचीत करते रहे हैं। उनमें सबसे ऑन द टॉप है कतर। कतर के अंदर हमास की लीडरशिप भी मौजूद रही और जिसमें वो हमला किया इसराइल ने, जिस पर अभी नेतन्याहू ने माफी भी मांगी टेलीफोन करके कतर के वजीर आजम से, जब वो व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे। दूसरा मुल्क है मिस्र, जिसके साथ भी वही उसी तरह की सूरत हाल है कि वो मेजबानी भी करवाते रहे हैं हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात की। असल जो बुनियादी चीज है जिसकी तरफ आप दोनों बार बार इशारा कर रहे हैं और बड़ा सही इशारा कर रहे हैं, वो कत्लो गारत रोकना है, वो इसराइली हमले रोकने हैं, वो इसराइल की बर्बरियत रोकनी है, वो इसराइल को अब रोकना है कि वो इन लोगों के खिलाफ फौजी एक्शन। हर वक्त हम देखते हैं कि बम मारे जा रहे हैं, हर वक्त हम देखते हैं मिसाइल मारे जा रहे हैं। एक दिन तो टैंक लेकर आए हुए थे निहत्ते शहरियों के खिलाफ। तो अगर फर्ज किया ये जो एक आर्ग्यूमेंट है और वो इस मुआहदे की हमायत में चल रहा है, और वो ये है कि इन 2-2.5 सालों में कोई रोक तो नहीं सका इसराइली जारियत को, वो चाहे दुनिया के सिविल सोसाइटी हो, वो मुस्लिम ब्लॉक हो, वो OIC हो। अगर इस अमन मुआहदे से सबसे पहला जो एक पॉइंट आ रहा है कि अगर अमन आ जाता है और उस अमन में ये बर्बरियत रुक जाती है, रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो कत्लो गारत है रुक जाता है। और दूसरा इस मुआहदे में ये भी शामिल है कि मगरबी किनारे पे इसराइल जो नजरे जमाए बैठा है कि हम वेस्ट बैंक पे कब्जा करेंगे, अगर वो रुक जाता है और जो आजाद फलस्तीन की रियासत का क्याम फिर यकीनी हो जाता है, जिसको 142 मुल्क तस्लीम कर चुके हैं। रमाला में जो फलस्तीनियन क़यादत बैठी है वो फलस्तीनी रियासत को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें यकीनन कुछ प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं, लेकिन बात यह है कि जंग जो इसराइल की है उसके मुकाबले में कोई नहीं आया। अगर अब अमन के रास्ते पे चलते हुए वो ब्लड शेड रुक सकता है, तो वो जेनोसाइड को हर सूरत रोकना पड़ेगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा पराचा साहब, 20 नुकाती ये जो मंसूबा था या जो प्लान था अमन का, 3 दिन गुजर गए इसको, अभी तक हमास की तरफ से कोई क्लियर जवाब इसका नहीं आया है। सिर्फ यही बात आई है कि वो किस किस शिक पर उन्हें एतराज है, उसमें वो तरमीम चाहते हैं। अगर इस मुआहिदे को वो एक्सेप्ट नहीं करते तो कोई ऑप्शन बचता है हमास के पास? कुछ मुल्क ऐसे थे इन 8 मुल्कों में, जिनकी मैंने 2 की तो बात कर दी कि वो हमास के साथ मसलसल राब्ते में हैं। और इस 20 नुकाती जो प्लान आया, देखे ना, जब सदर ट्रंप ने अनफोल्ड किया उससे पहले हमारे वजीर आजम का ट्वीट आया कि मैं वेलकम करता हूं पाकिस्तान की तरफ से। इट मीन्स कि ये 20 नुकाती प्लान पर कंसल्टेशन जारी थी इन तमाम ममालिक की, जिसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मालूम था और उन्होंने 20 नुकाती, ये मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं कि सदर ट्रंप ने आधी रात के करीब ये 20 नुकाती जो प्लान है वो अनफोल्ड किया, लेकिन हमारे वजीर आजम साहब का जो ट्वीट था वो शाम में ही आ गया था। इट मीन्स के हमें का मतलब है कि जो बड़े मुल्क हैं, जो कि खसूसन 8 इस्लामी मुल्क जो कि उस मुलाकात में शामिल थे, उनके दरमियान ये सर्कुलेट हुआ था, इस पर कंसल्टेशन जारी थी। इसलिए हमास की जो आप बात कर रहे हैं कि वो मानेंगे या नहीं, जब वो अपना कंसर्न दे रहे हैं कि ये शिक हमें नहीं कबूल, ये शिक जो है निकाली जाए, इट मीन्स कि उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट जारी हैं, उनके साथ राब्ते जारी हैं और उनका फीडबैक लिया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में दोनों पार्टीज कभी राजी नहीं हुआ करती, लेकिन कम अज कम मैं फिर कहूंगा कि अगर जेनोसाइड, कत्लो गारत, ये भूख से मारना लोगों का रोका जा सकता है तो इसकी जानिब एक ये कदम जरूर है। बिल्कुल शौकत साहब, गजा पर तो बात हो गई और फ्लोटेला पर भी बात की हमने, 20 निकाती जो मंसूबा दिया गया हम उस पर भी बात कर ली। अब कश्मीर पर भी बात कर लेते हैं। कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है काफ़ी तशवीशनाक दिखाई दे रही है हमें, और जो शरपसंद अनासर वहाँ पर हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है उनकी जानिब से कि पुलिस वालों पर भी तशद्दुद किया गया है और बहुत नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं। क्या कमेंट करेंगे इस पर, और जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है उस पर क्या कमेंट करेंगे? पहली बात तो कश्मीर है,
कि यकीनन कश्मीर हमारे दिलों के करीब है और वहाँ पर कुछ भी हो तो उस पर हमें जरूर रिजर्वेशन होती हैं, हमें कंसर्न उभरते हैं और जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो यकीनी तौर पर किसी सूरत में भी वो काबिल कबूल नहीं है। ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात पहले भी हुए और फिर जो कल कमेटी गई है उसमें तो ये तो बहुत वसी कमेटी है, आला कमेटी है, जिसमें हुकूमत के अगर नुमाइंदे देख लें तो राना सनाउल्लाह खान है, चौधरी एहसन इकबाल साहब हैं, फिर उसमें अमीर मुकाम जो कि मुतलका वजीर हैं, लेकिन इससे हट के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी शामिल हैं। साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब हैं, फिर चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब साथ हैं, वो भी इसी वजारत का कलमदान उनके पास रहा है। इसलिए ये सिर्फ हुकूमत वाली कमेटी ना समझें, बल्कि आप समझ लें कि पाकिस्तान की तरफ से जो इत्तेहादी हुकूमत है, जिस भी फॉर्म में आप समझें, उनकी तरफ से गई हुई है कमेटी। मुज़ाकरात करने चाहिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी को। अगर इस कमेटी के साथ मुज़ाकरात के बावजूद वो तशद्दुद पे जारी रखते हैं अपनी कार्रवाइयाँ इस तरह की कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, तो फिर हालात की जिम्मेदारी तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी पर ही होगी। लेकिन तवक्को यही की जा रही है, जैसे अभी आपने वज़रा के या कायरा साहब के शॉर्ट्स भी सुनवाए, कि उम्मीद है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मामला तय पा जाएंगे। और देखिए ना, पहले 90% से ज्यादा तो मामला तय पा चुके हैं। अब अगर वो कहें कि जी महाजरीन की जो नशिस्तें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली वाली वो खत्म की जाएं, तो ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या प्राइम मिनिस्टर के कहने से नहीं होगा, ये तो फिर वो बाकायदा आइन में तरमीम करना पड़ेगी, कानून साजी करना पड़ेगी। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि जी ये जो सीटें हैं इसकी उनकी सिविल सर्वेंट्स की वो महाजरीन की खत्म की जाए, तो उसके लिए भी कानून साजी करना पड़ेगी, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होगा। ये सारे मामला तो चलेंगे जब मुज़ाकरात को जगह दे, ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाए और मुज़ाकरात की कामयाबी में अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। शौकत पराजा साहब साथ मौजूद थे और दुरुस्त फरमा रहे थे कि इस तरह के जो मामलात होते हैं उन्हें से ही हल किया जाता है और टेबल टॉक जो है वो इन मामलात में बेहतर किरदार अदा करती है और जब तक मुज़ाकरात या बातचीत नहीं होती इन मामलात का हल नहीं निकलता। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, चूंकि अक्टूबर स्टार्ट हो गया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये जो अक्टूबर का महीना है इसको खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर या छाती के सरतान के खिलाफ शऊर पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का शुमार खतरनाक बीमारियों में होता है और दुनिया भर में लाखों खवातीन इसमें मुब्तला हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हर साल 100 में से 9 खवातीन इस बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं। ये कैंसर खवातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है और पाकिस्तान इन एशियाई ममालिक में शामिल है जहां ब्रेस्ट कैंसर की शरह ज़्यादा है। इस हवाले से हमने बात करनी है और इस हवाले से जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत लंबे है, उनकी स्ट्रगल है कि वो इसके खिलाफ अवेयरनेस फैला रही हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा की, सदर हैं पिंक पाकिस्तान की। वो इस मर्ज से इस वक्त निमट रही हैं, इससे जूझ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको एड्रेस कर रही हैं और अवेयरनेस फैला रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ टू बी प्रेजेंटिंग दिस स्पेशल टॉपिक जो कि बहुत बहुत करीब है मेरी काम के, मेरी पूरी जर्नी के और अपनी लाइफ के। डॉक्टर साहब, आपसे बेहतर इसको कोई एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। पहले भी ऐसा था, लेकिन अब तो आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करके बात कर सकती हैं। बिल्कुल इनकी बहादुरी को सलाम करना चाहिए कि आप अपने मिशन को अभी भी कंटिन्यू किए हुए हैं। हम आपको डेफिनेटली सैल्यूट करते हैं जिस तरीके से आप इस मिशन को आगे लेकर चल रही हैं। हम आगे बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की भी और अवेयरनेस की। हम चाहेंगे पहले जरा आप, क्योंकि आपकी जिंदगी जो अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए और उसके आपके अपने प्यारों के लिए जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर औरत उनके लिए जी रही होती है कि अपनी फैमिली, अपने बच्चे। डॉक्टर साहिबा, आप यूएस से हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूद ही रहिएगा क्योंकि ये वो टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा सदर है पिंक पाकिस्तान की हमारे साथ मौजूद है। अपना जो कैंसर जर्नी है वो भी शेयर कर रही हैं और उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अवेयरनेस फिर भी फैला रही हैं और इस इशू को एड्रेस कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं ये चाहूँगी कि आप बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताइए कि कितनी ख़वातीन इसमें मुब्तला हो रही हैं और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में ख़वातीन की अवेयरनेस के लिए और इस मर्ज के इलाज के लिए क्या क्या काम हो रहा है। जी बिल्कुल। अभी वैसे तो हम अभी तक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो डाटा है उसको कलेक्ट करने में फॉर सम रीज़न अनफॉर्चुनेटली इतने कामयाब नहीं रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन नहीं हो पाई है हमारे साथ। मगर जो इंडिविजुअल डाटा है जिसमें जो लेटेस्ट मैं आर्टिकल देख रही थी आगा खान की तरफ से, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इंसिडेंस रेट है, यानी कि जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है जिन खवातीन को, वो अभी भी हम ये देख रहे हैं कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ इंसिडेंस रेट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन डेथ रेट हमारे यहाँ स्टिल ब्रेस्ट कैंसर से जो शरह अमवात हो जाती है वो अभी भी हम एनुअली उसको जो न्यू केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के जो जिनसे खवातीन की अमवात हो रही हैं वो अभी भी हज़ारों में हैं। जो अगर आप उसको कंपाइल कर लेते हैं ऑन एयर तो वो लाखों में हो जाती है। तो जबकि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं तो वो जो आपको डेथ रेट यहाँ पर जो इंसिडेंस है उसमें 1% भी नहीं मिल रहा होता है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें यही है कि यहाँ पर अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अब उसकी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट वजह यह है कि यहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हमारी कंट्री है। तो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जहाँ पे खवातीन को उस तरह से रेडली फैसिलिटी अवेलेबल हो कि वो अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जो उनको 40 साल की उम्र के बाद करानी है वो जा सकें। लेकिन जिस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में, उससे हमने ये चेंज ज़रूर देखा है कि हाँ हमारी जो यंग जनरेशन है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अब हम उसकी जो हम एज कैटेगरी देख रहे हैं वो अब पेरीमेनोपॉजल से निकल करके और कम एज में आ गई है, यानी 35 से लेकर 45 वाली जो एज है उसके अंदर। अभी तो ये भी बताया जा रहा है, अभी आपने भी मेंशन किया था कि स्क्रीनिंग आपको प्यूबर्टी एज से ही शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। जब प्यूबर्टी में आप जैसे मेंसेस शुरू हो गए हैं एक लड़की को, तो उसके बाद से अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं। स्पेशली जब फैमिली हिस्ट्री हो जाती है तो फिर आप बहुत ज्यादा रिस्क पे आ जाते हैं। 34-44 आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो फिर ऑब्वियसली इसीलिए यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हम जेनेटिक डिजीज भी है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे घर में इसको था और इसलिए मुझे भी हो गया। जी, वो जेनेटिक एक डिफरेंट है और फैमिली हिस्ट्री का होना डिफरेंट होता है। यानी कि अगर माँ को, नानी से माँ को, खाला को, जो आपकी मटरनल जो हिस्ट्री होती है वो बड़ी बहन को है अगर, तो इसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैरियर हो जाते हैं, आपका रिस्क बढ़ जाता है। और जीन्स का होना ब्रेस्ट कैंसर की वो एक डिफरेंट कैटेगरी होती है जिसका इंसिडेंस जरा कम होता है, यानी कि वो 5 से 10% लोगों में पाया जाता है। तो मेरी भी जैसे जेनेटिक टेस्टिंग हुई थी, हालांकि मेरी फैमिली में कहीं ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो जेनेटिक भी नेगेटिव आई थी। आई डोंट हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बट स्टिल आई गेट इट, सो दैट मीन्स कि मेरा कोई रिस्क फैक्टर और है। लेकिन जहाँ पर फैमिली में होता है तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है, तो अर्ली स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे यहाँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को मैं स्क्रीनिंग टूल इसलिए कहूंगी, दुनिया में नहीं कहा जाता। दुनिया में मैमोग्राम को ही कहा जाता है, MRI को ही कहा जाता है। वो इसलिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमारे हर कोई मैमोग्राम की फैसिलिटी उसको अवेलेबल हो। और आपको पता है कि जाने में भी किस कदर दिक्कत होती है खवातीन को, फिर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें और बैरियर है। तो वहां पर ये जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसा टूल है जो आपको कहीं नहीं जाना, कोई खर्चा नहीं करना, कोई टाइम सर्फ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना खुद एक मुआयना करना है। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री में इसकी बहुत ज्यादा है। और जैसे ही आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स जो है, कोई लम्प फील होता है, निप्पल अंदर की तरफ जा रहा है, निप्पल में से कुछ निकल रहा है, या किसी भी तरह का शेप और साइज में डिफरेंस फील हो रहा है, तो आप फौरन उस सूरत में एटलीस्ट अपने डॉक्टर के पास और इस सवाल से डॉक्टर साहिबा काबिले तहसीन है खिदमात जो पिंक पाकिस्तान दे रहा है, जिस तरीके से पिंक पाकिस्तान ऐप के थ्रू
थ्रू मिल रही हैं और जिस तरीके से आप अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, वंस अगेन थैंक यू सो मच। डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा मौजूद थी और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंसर जर्नी शेयर की है और बहुत सारी खवातीन के लिए वो मोटिवेशन है। हम उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहतियाब करे, इस मर्ज से उनकी जान छुड़ाए और जितनी भी खवातीन इस मर्ज से जूझ रही हैं उन सबको सेहत नवाजे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। शो के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। हम बहुत से सेगमेंट्स अभी शामिल करेंगे, आपकी मुलाकातें भी करवाएंगे। हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ हम क्रिकेट पे बात करेंगे, मौसम पे बात करेंगे। इस वक्त सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का वक्त है। उफैरा फैज आज बता रहे हैं कि स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज में नौजवानों के अनोखे बिजनेस आइडियाज की नुमाइश हुई है। उसका हवाल क्या था, जानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ के ज़ेरे एहतमाम एक बेहतरीन और शानदार इवेंट का इनेकाद किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025। इस इवेंट में स्टूडेंट्स ने अपनी तख्लीकी सोच, मेहनत और लगन के साथ कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ उनकी तख्लीकी सोच को जाहिर करते हैं बल्कि साथ ही साथ आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क और माशरे के लिए भी बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और इन प्रोजेक्ट्स के बारे में मज़ीद बताते हैं। मौजूद हैं, इसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, क्योंकि इनका ये इनिशिएटिव है कि डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको एक मियारी और बेहतरीन खाना जो है वो प्रोवाइड करें। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसे हो आप? माँ, मुझे ये बताओ कि ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनकी तादाद जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? सबकी फैमिलीज़ में लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है और वो ऐसे करते हैं कि वो बिल्कुल परहेज़ नहीं करते कि वो डायबिटिक फ्रेंडली खाना खाएं। तो हमें ये आइडिया आया और हमने रिसर्च की इस पे कि जो भी पेजेस हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हैं वो डाइट फूड दे रहे हैं या फिर कीटो डाइट और ये सब, तो स्पेसिफिकली कोई डायबिटिक्स को टारगेट नहीं कर रहा और स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता कि वो अपने लिए खाना बनाएं और ऐसी फ्रेंडली डायबिटिक फ्रेंडली मील्स हों। लेकिन ये है कि अब डायबिटिक जो हैं, अब प्री डायबिटिक भी हैं, अगर उनको है कि उन्हें डायबिटीज़ हो जाए तो अगर वो हमारा खाना खाएंगे तो वो उनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में रह सकती है, और जो वैसे जनरली हेल्दी फूड खाना चाहते हैं वो भी ये खा सकते हैं। अच्छा, मोस्टली ये चीज़ होती है कि जब इस तरह का कोई खाना होता है या कोई इनिशिएटिव होता है जिसके अंदर अगर आपकी जो है वो पोर्शन कंट्रोल डाइट भी होती है, तो उसमें जायके जो है वो कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आपने इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया है कि खाना जो है वो अच्छा भी होगा, मेयारी भी होगा और साथ जायकेदार भी होगा? हमने जो इंग्रेडिएंट्स या जो रेसिपीज़ ट्राई की ना, उनमें हमने खुद भी खा के देखा कि ये टेस्टी भी है या नहीं, क्योंकि अगर कोई डायबिटिक ले रहा है खाना तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बोरिंग खाना ही खाएं। तो ये एक हमारी ये भी USP है कि हम उन्हें टेस्टी मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनमें न्यूट्रिशन भी है, बैलेंस भी है और कन्वीनियंट भी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि आपके मेन्यू में किस तरह का खाना होगा? मेन्यू में हमारे बेसिकली ग्रिल्ड चिकन और सैलड्स अलग हैं, चना चाट, क्यूकम्बर टोमेटो सैलड, सीजर सैलड एक अलग है हमने रखी है कि ट्यूसडे स्पेशल के सिर्फ ट्यूसडेज़ को वो हम डिलीवर किया करेंगे, और इस तरह से बाकी होल व्हीट रोटी जो है हम वो भी दे सकते हैं, और वेजिटेबल्स में भी हमने चिकन कड़ी और इस तरह से सारा डिज़ाइन किया। अच्छा, अब अगर मैं प्राइसेस आपसे पूछूं तो मुझे बताओ कि एक मील जो है वो कितना कॉस्ट करेगी? अगर हम एक मील की बात करें तो हमने उसमें मीडियम और लार्ज रखा है। तो जो लार्ज है वो हमने कन्वीनियंट रखने के लिए कि अफोर्डेबल भी सबको पड़े, तो हमने 200 मैक्सिमम अभी के लिए रखा है, और अगर हमें अच्छा फीडबैक आता है तो हम इससे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि हमें भी अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें से रखना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त हम जिस प्रोजेक्ट पर मौजूद है इसका नाम है सीड सर्कल, और बेसिकली ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा जो हमें इसके बारे में मज़ीद बताएंगे। अली, मुझे ये बताओ सीड सर्कल है क्या, और आपकी ये जो टैग लाइन है ग्रो लर्न एंड बिलोंग, इससे क्या मुराद है?
जी, सीड सर्कल हमारा इनिशिएटिव है। बेसिकली हम किचन गार्डनिंग को इजी, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना रहे हैं। इसमें हमारे पास एक कंप्लीट किट मौजूद है जिसमें सीड, सॉइल, पॉट और एक कंप्लीट गाइड है जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को बता रहे हैं कि आपने सीड से कैसे ग्रो करना है प्लांट को। और बेसिकली ये जो ग्रो लर्न बिलोंग है ना, ग्रो से आपने प्लांट को जैसे ग्रो करना है आप सीखेंगे। उसमें दूसरा लर्न पार्ट आ रहा है, इसमें आप उसे सीखेंगे कि एक जो प्लांट है वो कैसे ग्रो करता है। उसके बाद कम्युनिटी आ जाती है, कम्युनिटी बिलोंग टू नेचर, आप उससे नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, डिफरेंट वैरायटी के सीड्स मौजूद हैं। मार्केट्स में भी सीड्स अवेलेबल हैं। आपकी इन सीड्स में और मार्केट के जो सीड्स हैं उनमें क्या फ़र्क है? ये 100% प्योर और ऑर्गेनिक है और ईज़िली एक्सेसिबल हैं। कम्युनिटी को इजीली ना मार्केट में ये चीज़ें नहीं मिलती। हमने अपना वेबसाइट डेवलप की है, इंस्टाग्राम पेज पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं और ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए भी हम अपनी कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इस वक्त हम जिस प्रोजेक्ट पर मौजूद हैं इसका नाम है सीरीन स्किन और ये लोग दावा ये करते हैं कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने ये तमाम तर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये बेसिकली है क्या और इसके अंदर जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं क्या ये वाकई नेचुरली है? हमारा आइडिया बेसिकली ये था, हमने मार्केट सर्च की तो हमें पता चला कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो करते हैं, खासतौर पर यूथ के स्किन के मामले में कंसर्न टीनेजर्स होते हैं या यूथ होती है ज़रा ज़्यादा, तो वो बस ट्रेंड फॉलो करते हैं। इस तरह कोरियन स्किन का, ग्लास स्किन का, कोरियन प्रोडक्ट्स का आया तो लोगों ने बस ख़रीदना शुरू कर दिया। लेकिन बात यह है कि हर रीजन और हर हैबिटेट की स्किन डिफरेंट होती है और उसकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। ऑलरेडी ये जो तमाम तर प्रोडक्ट्स की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी ऐसे ही है। उसके अंदर आप अपनी स्पेस कैसे बनाओगे? क्या वो आपका USP क्या है? USP बेसिकली हमारी ऐप है कि एटलीस्ट अभी तक पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो आपको घर बैठे इस तरह आपकी स्किन के बारे में बताए। इतना बेसिक है, बहुत बेसिक सी चीज़, लेकिन लोगों को नहीं पता होती अपनी स्किन टाइप। और जब आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता होगी तो आप अपनी स्किन केयर जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे? तो अभी तक किसी भी ब्रांड के पास या किसी भी स्किन केयर जो लोग मार्केट में अवेलेबल हैं उनके पास ये AI ऐप नहीं है। तो बेसिकली ये हमारी USP है। जिस स्टॉल पर मौजूद हैं इनका नाम है क्राफ्टिव और इनकी टैगलाइन है क्राफ्टेड विद पर्पस। हमारे साथ मौजूद हैं सहरीना, मुझे ये बताओ कि ये जो बेसिकली आइडिया है ये बेसिक आइडिया है क्या? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सा क्राफ्टेड मटेरियल सेल भी हो रहा है, बन भी रहा है, आपकी ये चीज़ें कैसे डिफरेंट है? सारा जो मटेरियल है ये रिसाइकल्ड मटेरियल है, इसमें बिल्कुल प्लास्टिक या जो हमारी बेसिक जो हम पहले से गिफ्टिंग ऑप्शंस है ना, मेथड जो हमारे पहले चलते थे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता था, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं था। और अब एक ना ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है कि लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं कि वो कहेंगे अगर ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है तो हम लें। तो इसलिए हम फिर एक उस ट्रेंड के साथ इसको चला रहे हैं और दूसरा हम इसको रिसाइकल्ड मटेरियल सारा यूज़ करके, तो सस्टेनेबिलिटी भी है, अफोर्डेबल भी है और एस्थेटिक्स तो है ही है। थैंक यू सो मच। प्रोजेक्ट पर मौजूद है इसका नाम है सब्ज कागज़ और इसके नाम से ये चीज़ जाहिर है कि ये माहौलियाती तब्दीली में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त अहमद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सब्ज कागज़ बेसिकली क्या है और ये इनिशिएटिव आपने कैसे लिया? सब्ज कागज़ बेसिकली सीड और रिसाइकल्ड पेपर का मिक्सचर है। ये रिसाइकल्ड पेपर है 100% जिसके अंदर हमने सीड ऐड किया हुआ है। सीड ऐड करने का मकसद ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल तो है, मतलब ज़मीन में जाके ये उसमें बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, लेकिन सीड करने का मकसद इसमें ये है कि यहाँ से कुछ हमें वापस भी मिले, मतलब ये अगर कोई लगाता है और पानी देता है तो इसमें से पौधा निकल आएगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितनी वर्किंग की है आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि मैंने यही काम किया? टोटल ये तकरीबन 20 दिन का प्रोसेस है और ये आइडिया मुझे इससे आया था कि बायोडिग्रेडेबल पेपर पाकिस्तान में आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह का कोई हो जिससे माहौल को भी कुछ फ़ायदा हो, क्यों ना प्लांट्स निकल आएँ और फ्लावर्स निकल आएँ, और बेसिकली ये इसके पीछे था। ठीक है। मुझे ये बताओ कि आपका ये जो पेपर है इसकी कॉस्ट क्या होगी? एक A4 शीट जो होती है जिसके अंदर से तकरीबन 10 टैग निकल सकते हैं, 20 रुपीज़ ईच कॉस्ट करता है। थैंक यू सो मच। इस वक्त
हम एमटी क्रिएटिव के स्टॉल पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि मार्केटिंग की फील्ड में एआई का इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताओ कि आप मार्केटिंग में किस तरीके से एआई को लेकर आए हो और जितने भी स्मॉल स्टार्टअप्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको आप किस तरीके से फ़ायदा दोगे? हमारी जो सर्विस है वो बेसिकली ये है कि हम एआई एड्स बनाकर देंगे, ठीक है, स्मॉल बिजनेस के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे। दूसरा ये कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप बहुत अच्छा ऐड बनाकर किसी भी मतलब स्मॉल बिजनेसेस को दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की किसी भी एजेंसी में जाएंगे तो आपसे लाखों चार्ज करेंगे, लेकिन अगर जैसे हमारी सर्विसेज हैं हम आपको चंद हज़ारों में बहुत क्वालिटी का काम करके दे सकते हैं कि जिससे आपकी डिजिटल कैंपेन जो है वो हाईली इम्पैक्टफुल हो सकती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कोई भी अगर बिजनेस ओनर है वो आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? क्या आपकी ऐसी यूएसपी है कि वो ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ के जो यंगस्टर्स हैं उनके पास आए? जब आपका ऐड बोलता है, उसका कॉन्सेप्ट बोलता है तो लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। बात ये है कि जब हमारा क्वालिटी का काम होगा, जितना अच्छा क्वालिटी काम होगा उतना अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा आएंगी हमारे पास। थैंक यू सो मच तैयबा। नौजवान सिर्फ ख्वाब नहीं देख रहे बल्कि अपने आइडियाज को हकीकत में तब्दील करने की जानिब कदम भी बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, आर्ट एक ऐसी ज़बान है जो दिलों से बात करती है। ये वो इजहार है जिसके लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग रंगों से दुनिया दिखाते हैं और कुछ लोग सिर्फ स्याह सफ़ेद लकीरों में ऐसी कहानियाँ बुन देते हैं कि देखने वाला गुम हो जाता है। आज हमारे साथ एक्सप्रेसो स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी ही बासलाहियत आर्टिस्ट जो अपनी कमाल महारत और गहरे एहसास से बनाए गए स्केचेस के ज़रिए दिलों को छू लेती है। उनके हर स्केच में, उनके हर आर्ट वर्क में एक कहानी और एक सबक छुपा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फातिमा नूर की। फातिमा नूर न सिर्फ खूबसूरत स्केच बनाती हैं बल्कि उनके फन खास कहानी होती है जो देखने वालों को देर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। मजीद उनके खूबसूरत आर्ट वर्क पर उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल फातिमा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? फातिमा नूर, अपने नाम की तरह आप नूर भर देती हैं अपने कैनवसेस में और हमें नज़र आ रहा है इस वक्त भी स्टूडियोज में भी मौजूद है हमारे साथ ये कैनवसेस। बड़ा इंट्रीगिंग है इनकी तरफ देखना। तो क्या सोच रही होती हैं जब आप ये फन पारे बना रही होती हैं? एक्चुअली हर आर्ट के पीछे एक अलग थॉट होती है, अलग सोच होती है। इसके बारे में ये थी कि सोसाइटी को देखकर जब हम देखते हैं सोसाइटी को तो उनकी नज़रें और उनके अल्फाज हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट किए तरीके से हमें जज करते हैं और शायद कभी हर्ट भी कर देते हैं। उससे मुतालिक मैंने ये स्केच बना, ये पेंटिंग की थी, ठीक है। ये जो ऑरेंज स्केच है आपका? यस। बिल्कुल। अच्छा, और इसको मैं चाहूँगी अभी आप एलेबोरेट करें कि ये इसके मतलब जजमेंटल सोसाइटी जो है आप उससे कहीं ना कहीं हर शख्स गुजरता है। तो उसको आपने एक्सप्रेस इस पे किया, तो कैसे किया है? ओके श्योर। ये जो आइज हैं और लिप्स हैं ये मैंने आपको बताया कि ये सोसाइटी जैसे हमारे बारे में बात करती है या हमें देखती है, ये उसके बारे में था। और ये जो ग्लास है वो थॉट्स का ग्लास है, हमारी सोच, पॉजिटिव, नेगेटिव, सम टाइम डार्क और सम टाइम लाइट। तो ये उनकी थॉट्स का ग्लास है और इसमें से कुछ थॉट्स हम लेते हैं जो एक स्मॉल ग्लास है, ठीक है, ये हम शो करते हैं सोसाइटी को, एक्सप्रेस कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और या फिर ये जो ब्लड है ये करता है पेन को एक्सप्रेस, जो हमने कभी लाइफ में सहा या एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये वो ब्लड है। वेरी डीप फातिमा। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसको आपने इस फन को, एक तो स्केचिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी हम अपने व्यूवर्स को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और दूसरा ये जो आपके फन पा रहे हैं ज़बरदस्त, आपने कहीं से सीखा है या फिर सेल्फ मेड आप आर्टिस्ट हैं? नहीं, एक्चुअली मैं बचपन से प्रैक्टिस करती आ रही थी, सो मैं सेल्फ मेड आर्टिस्ट हूँ। तो बचपन से आपको इनकरेज करते आ रहे हैं लोग कि डिस्करेज करते आ रहे हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हाँ, जैसा कि आपकी फन पारे में बयान किया गया है, बहुत सारे लोग डिस्करेज कर रहे होते हैं आपको कि ये तो सभी लोग कर लेते हैं। एग्जैक्टली, डिस्करेजमेंट तो होती रहती है। ये था कि बचपन से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है, क्योंकि मैं एक देसी फैमिली से हूँ, ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन में ये कहा जाता था कि बच्ची बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, सही है, और गेस्ट को दिखा दी एंड दैट्स इट। एप्रिसिएशन वैसी नहीं मिलती थी जैसी कि शायद एक आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए, कि आप इसको परसू करो, आगे आप इसी में ही पढ़ाई करो। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि इसको शौक के लिए साइड पे रख लो, लेकिन फिलहाल भाई पढ़ाई तो करनी है, वो करो। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप अपना करियर भी परसू करें इसी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, और आप पढ़ें भी इसी में? हाँ, मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था। तो मैंने अपनी जो कॉलेज टीचर थी, मैंने उनसे बोला था कि मैं अगर इंटर के बाद मैं फ़ाइन आर्ट्स में चली जाऊँ।
सो उन्होंने कहा कि आपकी इतनी अच्छी नहीं है स्केचेस, ठीक है, कि आप उसमें जा सकें, तो उन्होंने मुझे थोड़ा डिग्रेड किया आपको। एग्जैक्टली। और वो आपके फिर अब फन पारों में नुमाया भी हो रहा है वो चीज़, और हम उम्मीद करते हैं कि हम तो आपको इनकरेज ही करेंगे कि बेहतरीन आपके फन पारे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको मुल्की सतह पे नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसकी नुमाइश करें। लेकिन ये बताइएगा कि कुछ जहतें होती हैं, जिस तरह से अभी आपका काम एक्रेलिक पे है, मजीद किन जहतों में आप काम करना चाहेंगी, और आप क्या समझती हैं कि कौन सा आर्टिस्ट ज़्यादा मजबूत आर्टिस्ट होता है, किस जहत पे काम करने वाला? वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आपके नज़दीक कौन ज़्यादा अच्छा है? ओके, एक्रेलिक पे थोड़ा काम करना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन आर्टिस्ट वो होता है जो जिसके दिल को अगर कोई बात छू जाए, ठीक है, वो उसी में काम करता है। जैसे एक्रेलिक एक दफ़ा मैंने ट्राई किया, ठीक है, और अगर मैं ऑयल पेंट भी स्टार्ट करूँगी, ठीक है, वो प्रैक्टिस से होता है। अगर मुझे कुछ भी अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी, मैं खुद को रोकती नहीं हूँ कि मैंने सिर्फ स्केच ही करना है या पेंट ही करना है। मैं किसी भी फील्ड में जाना चाहूँगी तो मैं ट्राई करूँगी। बस आपने एक्सप्रेस करना है अपने ख्यालात को, और वो आपने कैनवस पे उतारना है, किस कलर्स के साथ या फिर आपने पेंसिल के साथ स्केच बनाना है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोग राय भी देते होंगे कि किस तरह का आप कर रही हैं काम। मुझे ये जानना है कि जो पहला आपने स्केच बनाया था या जो पहली पेंटिंग आपने बनाई थी वो क्या थी, और सबसे पहले किसको दिखाई, और फिर क्या रिव्यूज थे उस पर? ओके, स्केच पहला तो क्योंकि मैं बचपन से करती आ रही हूँ तो मुझे नहीं अच्छे से याद कि मैंने पहला स्केच क्या किया था, बट जब मैंने पेंटिंग की थी, या आपका खुद का फेवरेट जो अभी तक का हो जो आपने बनाया हो वो? हाँ, ये रिसेंट है मेरा, ठीक है, तो यही मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरी रिसेंट थॉट है। और ये एक था रेबल वाला, ठीक है, कैनवस में भी वो यहाँ पड़ा, ये वाला, ठीक है, ये तब मेरा फेवरेट था और ये मेरा फर्स्ट था, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पेंटिंग बनाई थी और ये मैंने बहुत दिल से बनाई थी, ठीक है। एक थॉट्स का एक ऐसी लहर थी कि मैं चाहती थी मैं उसे एक्सप्रेस करूं किसी तरीके से, और शायद वो अल्फाज से भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने पेंट किया और मुझे काफ़ी अच्छा और लाइट फील हुआ। बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि बहुत सी ऐसे हम आर्टिस्टों को जानते हैं कि जिनके आर्ट के ऊपर कुछ लोग उनकी पजीराई करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुमानित करते हैं कि ये आर्ट जो है ये नहीं करना चाहिए। तो आपको भी ऐसे फील हुआ कि आर्टिस्ट को इस तरह से रोका भी जा रहा हो कि आप यू शुड नॉट डू इट, आपको कुछ बेहतर काम करना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए? कुछ ऐसा लगा आपको कि लोग रोक भी रहे हो? एग्जैक्टली, ये मुझे लगता है सबको फेस करना पड़ता है, और समटाइम लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है या ये है। मुझे लगता है ये अल्लाह ने सबको अलग अलग हुनर दिया है, ठीक है, सलाहियतें सबकी, तो आपको अगर एक्सप्रेस नहीं करे या सोसाइटी में फैला नहीं रहे तो ये आपका अपना कसूर है, और आप शायद डिसऑनेस्ट है अपने काम के साथ कि आप उसे एक्सप्रेस नहीं करें। सोसाइटी अलाउ करती है आपको? वो मैटर नहीं करता, क्या कुछ लोग रोकते हैं और कुछ आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो लेकिन अगर आप पैशनेट है तो फिर तो आप अपना काम करते हैं ना, जैसे आप कर रही हैं हर जगह पर लड़कर भी और फेस करके भी, और आप प्रूफ भी कर रही हैं। अभी मेरे ख्याल से तो वो टीचर आपकी अभी आप वो देख रही होंगी और वो बाद में बताएंगी भी कि ये मेरी स्टूडेंट है और ये मेरे बारे में बात कर रही थी। मेरा ख्याल है नहीं बताएंगी शायद, लेकिन ये तो बताएंगी जो टीवी पे आ रही है, ये मेरी स्टूडेंट है। जो चीज उन्होंने इनको कही थी उसके मुताबिक तो नहीं। हाँ, अच्छी चीज को तो हर कोई ऑन कर लेता है ना, तो वो डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक फन पारा तख्लीक करने में टाइम कितना लगता है? वो डिपेंड करता है कि आप ये पेड वर्क अगर मैं करूं तो मैं वो बहुत कम अरसे में कर लेती हूँ, ठीक है। लाइक मेरी एक डेडलाइन होती है, ठीक है, मैंने करना है, 1 हफ्ते में करना है, 2 दिनों में करना है। लेकिन अगर वो मैं खुद अपने लिए बना रही हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक ये मैंने बनाया था 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था और ये इस साल मैंने कंप्लीट किया। सो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर से वो फीलिंग आती है कि मैं अभी ये बनाऊं। तो ये जो फन क्रिएट करने के लिए आपको पैसे भी चाहिए होते हैं, फंडिंग भी चाहिए होती है, बहुत पैसे लगते हैं इसके ऊपर, तो इसीलिए मैं जॉब भी कर रही हूँ साथ में ताकि मैं मैनेज करती रहूँ। अच्छा, आपका जो फन पारा है वो अगर आप इसको सेल करती हैं तो क्या एक्सपेक्टेड प्राइस या डिपेंड करता है? अभी स्टार्टअप है तो लोग इतना पे नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो हालांकि मेहनत तलब काम है और बहुत ज्यादा, मतलब आपको, और अगर किसी ने खरीदना हो तो फिलहाल तो कोई मुझे मेरा वो ड्रीम नहीं मिला, ठीक है, ऑर्डर आपको नहीं मिला। लेकिन ये है कि अगर वो करते हैं फैमिली या फ्रेंड्स ही सपोर्ट करते हैं, और अगर वो भी करें तो वो 2000, ठीक है, 5000 से कम ही ऑलमोस्ट होता है। और हालांकि ये जो आर्ट है, जो काम आप कर रही हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, मेहनत तलब भी है। तो अब ये बताएं कि अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना है या आपसे उन्होंने कोई फन पारा बनवाना है या कोई स्केच बनवाना है, वो आपको कांटेक्ट कैसे करें? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वो आप बताएं। आर्ट विस्पर XD, ठीक है, ठीक है, आर्ट है फिर स्लैश है विस्पर्स फिर XD, ठीक है। तो जी आर्ट विस्पर फिर स्लैश है फिर XD,
ठीक है, HD XD इट्स XD ओके। तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आप उनको फन पारा तख्लीक कर देंगी। बहुत शुक्रिया फातिमा नूर हमारे साथ मौजूद थी। इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट, खुद दिल से भी खूबसूरत है, जिस तरह की वो बातें कर रही है पता चल रहा है, और जो उन्होंने काम किया है वो भी नज़र ही आ रहा है। हम उनके मशकूर है कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी और हमने इनसे बात की है। इसके साथ ही अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। अब बात करेंगे क्रिकेट पर और आपको बताते चलें कि इस वक्त भी सूरत हाल कुछ तब्दील नहीं हुई है। विमेंस वर्ल्ड कप जारी है। पाकिस्तानी विमेंस का वर्ल्ड कप में मायूस को आगाज हुआ है और पहली बैटिंग करते हुए पाकिस्तान विमेंस टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई, जिस तरह की मेंस की लड़खड़ा जाती है, और पूरी टीम बांग्लादेश के खिलाफ 129 रन पर ढेर हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाला 130 रन का हदफ बांग्लादेश विमेंस टीम ने 31.1 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया और बांग्लादेश की जानिब से रूबिया हैदर 54 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहीं। कौमी विमेंस टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच 5 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। दूसरी जानिब एशिया कप ट्रॉफी को लेकर BCCI और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान सियासी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जहां भारतीय बोर्ड की जानिब से सदर मोहसिन नकवी के खिलाफ आदम एतमाद की तहरीक की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मोहसिन नकवी का यह कहना है कि कोई गलत काम नहीं किया, BCCI से ना माफ़ी मांगी ना मांगूंगा। अगर भारत वाकई ट्रॉफी वसूल करना चाहता है कि भारतीय कप्तान आए और वो दफ्तर आकर मुझसे ट्रॉफी ले जाए। उधर जनूबी अफ्रीका के साथ, हाँ ये वैसे बेहतर, मतलब अगर आपने उस वक्त नहीं वसूल की जब वो आपके लिए खड़े हुए थे वहां पर आपको ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए, तो फिर तो ऐसा ही बनता है। और बिल्कुल बनता है, इसी तरह से है। और ये आपको पता है कि एक वाहिद ऐसे ही चेयरमैन हैं जो स्टैंड ले रहे हैं और स्टैंड लेते हुए अपनी जो है बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं और अपना जो पाकिस्तान का एक मौकिफ है वो बड़ा सॉलिड तरीके से आगे पेश कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद है, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अवैस हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, पहले बात कर लें ये चेयरमैन PCB की, क्या आपको लगता है मौकिफ दुरुस्त है? ये जो एक स्टैंड लिया जा रहा है, क्या आए दफ्तर आए और आकर ट्रॉफी ले जाएं? नहीं, आपने इंट्रो में कहा था सॉरी का, उन्होंने एक ही अल्फाज सॉरी कहा था, उन्होंने कहा था कि सॉरी में बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है। और देखें तरीके से पूरा उसको डील किया गया, सारे मामलात को। गन तो आपको पता है उन्होंने स्टार्ट किया था, और जो आखिरी मीटिंग थी ECC की जिसके अंदर ये बात हुई थी, 2-3 दिन पहले की बात है, जब ECC की मीटिंग थी, चेयर मोहसिन नकवी करे थे, उसमें यही कहा गया था कि मेरे ही ऑफिस में पड़ी हुई ट्रॉफी आप अपने कप्तान को भेजें और वहाँ यहाँ से इजी से ट्रॉफी ले जाएगा। आप नहीं लेके जाना चाहते वो तो आपकी सरदर्दी है। ये तो आपको पता है, जो पहले जब मैच जीते थे ये लोग तो उस वक्त एक बयान आया कि जी जो ट्रॉफी है, जो 14 लड़के हैं मेरे, ये मेरी ट्रॉफी है। उसके बाद अब रोदा दोनों आप डाल रहे हो कि ट्रॉफी हमें चाहिए, ये ट्रॉफी नहीं दी गई। तो पहले तो आप कह रहे थे हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, 14 लड़के ट्रॉफी, अब आप रोना दोनों डाल रहे हो ट्रॉफी चाहिए। एक जबान तो है कोई नहीं इनकी, तो ये चीजें तो लगी रहेंगी। लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट मोहसिन नकवी इस चीज पे बड़ा एक उनका स्ट्रॉन्ग स्टांस है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया, और मैं खुद भी कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे वाज़ेह जो है इस पे प्रॉपर एक्शन ले इस मामले पे कि कहाँ से सारा जो मामला। अच्छा, तो वैसे ये जो अदम एतमाद तक बात जा रही है, गर्दिश कर रही हैं खबरें, जाएगी बात वहां तक? ये इंडियन मीडिया का एक स्टंट है जो उन्होंने चलाया हुआ है कि अदम एतमाद का वोट कर देंगे। आप वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये BCC के प्रेसिडेंट है, ऊपर से अगर आप एतमाद की बात करते हैं तो शायद फिर ICC के अंदर भी ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी क्रिकेट नेशन उनको तो इनकी लॉबिंग समझ आती है। आपको याद हो Big 3 जब होते थे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आवाज उठाने स्टार्ट हो गए थे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने आवाज उठाई थी कि जो चंक ऑफ अमाउंट है उनको ज्यादा क्यों मिल रहा है, हमें इतना कम क्यों मिल रहा है, वैसे हम भी टेस्ट नेशन हम टेस्ट ज्यादा खेलते हैं। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं बैकफायर करेंगी। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें, अगर हम थोड़ा सा रियलिटी के ऊपर आ जाए, तो आपको पता है इंडिया के अंदर एक फायदा उनको IPL के थ्रू ये होता है कि जितने भी किसी कंट्री के प्लेयर्स खेलते हैं IPL जाके, वो उसके क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ चंक ऑफ अमाउंट जाती है। वो बैकडोर पे आप एक सेंस में एक लाइजोन और एक ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम आप करते हो। हमें भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 10 एडिशन हो चुकी हैं। अगला 10 साल का जो प्लान बनेगा, मैं खुद चाहता हूँ कि अब आप इसको ऑप्शन बेस पे जाना चाहिए। जब आप ऑप्शन बेस पे जाओगे उसका फायदा ये है कि जिस तरीके से आपको पता है कि प्लेयर्स जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं वो ज्यादा नाम अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर। लेकिन ICC फिर मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मामलात हो, चाहे वो आप IPL के अंदर देखें, जब IPL होती है तो पूरी दुनिया क्रिकेट को वो होल्ड कर देते हैं। इतनी लोगों ने पावर अपनी दिखाई हुई, ICC को आंखें भी दिखाते हैं, ऑब्वियसली जनरेट सबसे ज्यादा बिजली करते हैं। लेकिन ICC अगर एक सरप्रस्त है तो उसको फिर सरप्रस्ती दिखानी होगी। आप अगर एक ही तर्ज पे लेकर क्रिकेट को चलेंगे तो बेहतर है। जितना क्रिकेट में स्पोर्ट्स में खास करके आपने गंद
कर दिया और वापस साफ नजर भी आ रहा है। आप चाहे इस वक्त बात करें आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मामला हुआ, चाहे वुमेन्स टीम का भी आ रहा है कि जी संडे को जो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो ज्यादा पॉलिटिसाइज तो आप कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। आपको ये लगता है अवैस इस वक्त बीसीसीआई की जो सूरत हाल है वो तो एक ही जानिब है, अभी एक भारतीय सरपरस्ती कर रहा है आईसीसी की, तो उस सूरत हाल में कुछ हमारे हक में बेहतर कोई फैसले आ सकते हैं? देखें, ये कागजी कार्रवाइयाँ तो होती रहती है, लेकिन कुछ हद तक कुछ होना नहीं है। अगर आप कहें ना कि कोई फैसला वहाँ से आगे, देखिए आप सामने देखें, लक्ष्मी कप्तान उनका टीम बेसिकली उनकी, क्योंकि जो चेयरमैन बैठा हुआ है उस वक्त आईसीसी बीसीसीआई का ही जो सा चेयरमैन है, उस वक्त चेयरमैन है आईसीसी का। ये कुछ भी होने बिल्कुल ठीक है। स्टांस जो हमने लिया है वो ठीक लिया हुआ है और उसी पे ही कायम रहना चाहिए। और जिस तरीके से अवैस भी बात करके होना तो कुछ नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कर बड़ा दुरुस्त रहे हैं इनके साथ, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, फिर जैसे को तैसा ही होता है। अगर आप वहां पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा नहीं करेंगे मैदान में, तो फिर आपके साथ भी कोई रियायत, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन आप देखिए मोहसिन नकवी साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे खिलाड़ी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वो अलग चीज है। तनकीद हमारी इसके साथ ना मिलाएं, वो अलग चीज है, वो तो हमारा दिल तोड़ने के माहिर हैं, वो ऐसे ही करते रहते हैं। अब खवातीन से थोड़ी सी उम्मीद लगा ली थी हमने, मैं कल भी यही बात कर रही थी कि खवातीन से थोड़ी सी उम्मीद हमने लगाई है, लेकिन वो सही कह रहे थे हमारे एनालिस्ट के आपको ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जब आप उनको प्रॉपर उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे, अपनी टीम को जो सहूलियात उन्हें चाहिए वो ही नहीं दे रहे, तो वो फिर परफॉर्मेंस में भी नजर आएगा। और पाकिस्तानी खवातीन अब लगा हमें देखें कि ये वो टीमें हैं जिनके बारे में हम सोचा भी नहीं करते थे पहले। हम सोचते थे कि हम आराम से इनको हरा लेंगे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, हमारे पास प्लेयर्स ऐसे हैं, हमारा जो पीसीबी का जो बोर्ड है, वो सिलेक्शन कमेटीज हैं, वो ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी चुनते हैं कि वो आराम से इनको शिकस्त दे देंगे। लेकिन अब देखने में आ रहा है इंडिया से आ रहा है अली, मुझे एक्साइटमेंट उसके लिए अभी भी है। मैं मतलब वही बात है कि हम दुआएं वही कर सकते हैं कि यार चलो वहां नहीं बदला लिया, हम यहाँ तो ले ले कम से कम परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी ज्यादा कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हाँ नहीं लगानी चाहिए। चले जी, वैसे हमने बात की, बहुत शुक्रिया आपका वैसे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं में जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जैसे अपने प्रोग्राम के आगाज में हमने मौसम का जिक्र किया था, मौसम किस तरह से तब्दील हो रहा है, और खास तौर पे ये कि बारिशें जो हो रही हैं, जुड़वा शहरों की जो बारिश थी हमने उसका भी जिक्र किया, ओले भी पड़े इस्लामाबाद में, उसका भी हमने जिक्र किया। तो मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के जो बारिश है उसका, बारिशों का नया सिलसिला जो है वो शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और कहा यही जा रहा है कि इससे फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा हो सकता है। इस पर हमने बात करनी है जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डीजी महकमे मौसमियात महर साहबजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो मुल्क भर में बारिशों का एक सिलसिला नया जो शुरू हो रहा है, और जिसके तहत शायद आज जो बारिशें हुई हैं जुड़वा शहरों में, उसके पेश नज़र बताया यही जा रहा है कि इससे फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। इस हवाले से जरा बताइएगा। बिल्कुल, लैंड स्लाइडिंग जो हिली एरियाज है वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अभी वैसे ये आज तो थोड़ी बारिश है या कल भी थोड़ी बारिश है, लेकिन ये आगे 2, 5, 6, 7 जो दिन है अक्टूबर के, वो कुछ ज्यादा इम्कानात है। बिल्कुल। तो ये खान साहब, लाहौर की क्या सिचुएशन रहेगी? बताया जा रहा है कि लाहौर में भी बारिश होगी और 7 तारीख तक लाहौर में भी बारिश होने का इम्कान है, काफी ज्यादा, बल्कि। और कब से? ये 5, 6, 7। वैसे तो लाहौर में आज भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती थी। सियालकोट और ये मुलेका इलाके जो थे वहाँ पे बारिश हुई है, जम्मू या इन इलाकों में, गुजरात वगैरह। लेकिन ये सिलसिला अगर थोड़ा सा और चलता, लाहौर में आपने सुबह देखा होगा कि बड़ी ठंडी आवाज आ रही, तो ये बरल आने वाले दिन जो है ना, 2-3 दिन है 7 तारीख तक, ये इसमें थोड़ा सा इजाफा ही होता जाएगा। तो ये क्योंकि मगरबी हवाओं का ज्यादा इम्पैक्ट है इसमें, तो इसलिए ओले या इस तरह की जो है वो इम्कानात ज्यादा हैं मुख्तलिफ इलाकों में। अच्छा, ये भी बताइएगा साहब, हम बहुत सारे लोग जो हैं वो रुके हुए थे कि मानसून की बारिशें खत्म होंगी तो फिर ट्रैवल प्लान करते हैं। उन्होंने हमारी बात सुन ली थी, आपकी बात सुन ली थी, लेकिन अब ये जो नया सिस्टम आया है, इसमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और किन इलाकों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, हमारे जो शुमाली इलाके जो है ना, इंतहाई शुमाली इलाके या आजाद कश्मीर का जो है नीलम वैली, इन इलाकों में आप नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग या ये ज्यादा हो सकता है, फ्लैश फ्लडिंग भी। तो बाकी तो कोई नहीं है, मरी तक तो आप लोगों को कहेंगे जी बिल्कुल जाएंगे, ऐसा मसला नहीं। ठीक है।
और मौसम भी बड़ा खूबसूरत हुआ है, वहाँ पर भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, ये जो बारिशें हैं जो अभी शुरू हो रही हैं इस सिस्टम के तहत, इसके बाद क्या मौसम तब्दील हो जाएगा, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है? क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट हो गया और इसमें वो वाली गर्मी पड़ रही थी। खास अगर मैं लाहौर का जिक्र करूँ तो यहाँ पे हमें लग रहा था कि जून जुलाई वाली गर्मी दोपहर के टाइम में होती है। तो इसके बाद क्या मौसम तब्दील हो जाएगा? ये जो बारिशें हैं ये सर्दी के आने की दस्तक है? बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी के आने की दस्तक ही है ये। मगर भी हवाओं का जो भी सिलसिला आता है, ये तो बल्कि हमारे पंजाब या इन इलाकों में थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली थोड़े कम होंगे, लेकिन हमारे जो इंतहाई शुमाली इलाके या KPK के चित्राल वगैरह या कश्मीर के इलाके हैं, वहाँ तो मौसम एकदम बहुत ज्यादा तब्दील हो गया। वहाँ पे तो अभी ये सिलसिला जो है ना, अगर कश्मीर के इंतहाई इलाके जो है वहाँ पे तो बर्फबारी का भी इम्कान है, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के भी जो इलाके हैं वहाँ पे उस सिलसिले के तहत स्नोफॉल भी होगी। अच्छा, ओके। इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है ना ग्रेजुअली एकदम काफी ज्यादा वो पान होगा। खान साहब, लास्ट ईयर हमने देखा कि सर्दी इतनी शिद्दत से नहीं आई, खासकर ये जो मैदानी इलाके थे वहाँ पर। अभी ये कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं लानीना के हवाले से, कि जी इसकी वजह से बहुत सर्द होने वाला है मौसम सरमा। तो आप बताइएगा इस हवाले से, क्या ऐसा ही होने वाला है? देखें, पिछले साल थोड़ा सा वाकया वो था टेम्परेचर, लेकिन ये अभी इतनी जल्दी हम अगर इसको करेंगे फोरकास्ट, तो लानीना का मतलब ये होता है कि जी आपका पैसिफिक ओशन पे टेम्परेचर जो है ना वो कम होगा, यानी कूलिंग होगी, तो उसका इफेक्ट इतनी दूर भी नहीं आ सकता होता बहुत बात। तो ये अभी हम देखेंगे कि जी हमारे पास और अवामिल जो होते हैं मुख्तलिफ, वो हमें किस तरह इफेक्ट करते हैं। हमारा अपना जो रीजनल फिनोमेनाज होते हैं, लो प्रेशर एरिया, समुंदर से भी हवाएं चलती हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो अभी इतनी जल्दी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें बाज़ का बारिशें हो भी जाती है और बाज़ का नहीं। बहुत शुक्रिया। मेयर साहबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और DG महकमे बता रहे थे कि वीकेंड पे हो सकता है कि मौसम अच्छा हो जाए। बहुत सारे शहरों में तो हो गया है। लाहौर वालों के लिए भी अच्छी खबर यही है कि वीकेंड पर बारिश होने के इम्कानात हैं और उसके बाद मौसम तब्दील हो जाएगा, यानी हम सर्दी की तरफ फाइनली अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। हम इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे अब हमारी मुलाकात पीर को होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो आपने लाजमी देखना है और हमारी खवातीन खेल रही हैं जनाब, दिल बड़ा करके मैच भी ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही हम हाजिर होंगे मंडे को। अभी हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।